नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्ज स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक परिवार एवं मित्र चैप्टर को पढ़ा। उसके बाद जंतु और पौधे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी फैक्चुअल एवं कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भोजन और पोषण। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पोषक तत्व के बारे में अध्ययन किया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पढ़ सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं भोजन एवं पोषण चैप्टर के अंतर्गत संतुलित आहार को पढ़ेंगे। किस चीज़ को पढ़ेंगे? संतुलित आहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संतुलित आहार जो है ये क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, उसी को कहेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार उच्च स्तर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो है आवश्यक है। संतुलित आहार क्या है? उच्च स्तर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये आहार आवश्यक है। उसके बाद संतुलित आहार की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार ही निर्धारित होता है। संतुलित आहार का जो निर्धारण होता है प्रत्येक व्यक्ति की आयु के अनुसार होता है, स्वास्थ्य के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार ही संतुलित आहार का निर्धारण किया जाता है। 2004 में सभी सरकारी विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को दोपहर के समय मुफ्त में संतुलित आहार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि भारत में करोड़ों गरीब बच्चे हैं जिन्हें संतुलित आहार जो है नहीं मिल पाता है, यानी संतुलित आहार से वंचित रह जाते हैं। तो याद रखना है, कब से स्टार्ट हुआ मिड डे मील योजना? 2004 से। प्रतिदिन जो है औसतन कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों में। तो किस आयु वर्ग तक के बच्चों को कितना कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए? जैसे कि 10 से 12 वर्ष के बच्चे हैं तो 2000 कैलोरी प्रतिदिन। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 2200 कैलोरी प्रतिदिन, यानी 2200। 14 से 16 वर्ष तक के बच्चे को 2600 कैलोरी प्रतिदिन। 15 से 18 तक के बच्चे को वर्ष तक के बच्चे को 3000 कैलोरी प्रतिदिन। और अगर वयस्क है तो 2500 से 4000 तक कैलोरी जो है प्रतिदिन दिया जाता है, देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो अगर 66 से 75 वर्ष तक का कोई व्यक्ति है तो उसे 2300 तक प्रतिदिन कैलोरी जो है देना चाहिए। अब हम पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आहार के मुख्य अवयव जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल etc को साधारण घटकों में शामिल कर देना ही पाचन प्रक्रिया कहलाती है। पाचन प्रक्रिया क्या है कि ये जो मुख्य अवयव है भोजन का, आहार का मुख्य अवयव क्या क्या है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल। इनको साधारण घटकों में विभाजित कर देना, बदल देना, डिवाइड कर देना, सूक्ष्म रूप में ला देना ही क्या है? पाचन प्रक्रिया है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। तो यहाँ पर जो 5 अवस्था है भोजन की, हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में या स्टेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 5 अवस्था है इसमें, तो अधिग्रहण हो गया पहला अवस्था। इस अधिग्रहण में क्या होता है? भोजन को मुख में लेना अधिग्रहण कहलाता है। भोजन को अगर मुख में लिया जाता है तो क्या कहलाता है? अधिग्रहण। यानी पाचन की प्रक्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है।
अब दूसरी अवस्था है पाचन, डाइजेशन। ये जो पाचन की प्रक्रिया है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट और 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर लंबी छोटी आंत, याद रखना है दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन होता है। यानी मुख से प्रारंभ होकर के छोटी आंत तक जो है पाचन प्रक्रिया होती रहती है। आमाशय में भोजन का पाचन शीघ्रता से होता है। उसके बाद भोजन के पचने में लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय इत्यादि के द्वारा जो है किया जाता है। अग्नाशय से जो कुछ रस निकलते हैं भोजन को पचाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो याद रखना है, भोजन को पचाने में आमाशय में ये प्रक्रिया जो है, पाचन की प्रक्रिया शीघ्रता से हो जाती है। इसको पचाने में लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय से कुछ रस निकलता है जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण जो है पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना, ब्लड में पहुंचाना, यह प्रक्रिया आंत में होती है। अवशोषण में क्या होता है कि अगर पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाया तो वही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और यह प्रक्रिया आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा बड़ी आंत में जल, खनिज लवण का अवशोषण होता है। याद रखना है दोस्तों, छोटी आंत में क्या क्या चीज़ का होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा 3 चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का छोटी आंत में। बड़ी आंत में जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या क्या चीज़ का अवशोषण होता है? तो जल और खनिज लवण का, याद रखना है। उसके बाद स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। पचे हुए भोजन या भोजन के अंश के जीव द्रव्यों में विलय की प्रक्रिया या क्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं कि जो अवशोषित भोजन है उसको शरीर के उपयोग में लाएं तो वो स्वांगीकरण कहलाए, या फिर कह सकते हैं कि जो पचा हुआ भोजन है या उसका जो अंश है अगर जीव द्रव्य में विलय मतलब मिल जाए या मिलने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है 5वां मल परित्याग या निष्कासन। मल परित्याग या निष्कासन ये जो है अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचाता है। मल त्याग या निष्कासन में क्या होता है कि जो अपच भोजन होता है उसको बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है और यहाँ से जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे जो है गुर्दा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया मल परित्याग। अब हम उत्सर्जन की बात करते हैं। उत्सर्जन जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में कई उत्सर्जी क्षेत्र होता है, जैसे कि इसमें अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। उत्सर्जन क्या होता है? एक तरह से निष्कासन ही हुआ। जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और शरीर के कई उत्सर्जी क्षेत्र होते हैं जिसमें अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। जैसे कि कई उत्सर्जी क्षेत्र देख लेते हैं शरीर में, जैसे कि वृक्क या गुर्दा हुआ। वृक्क या गुर्दा से यूरिया का निष्कासन होता है। याद रखना है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। वृक्क या गुर्दा से क्या चीज़ का निष्कासन होता है? यूरिया का। उसके बाद त्वचा से, ये तो हम लोग जानते हैं, अवशिष्ट पसीने का निष्कासन होता है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है फेफड़ा से। लीवर द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। लीवर द्वारा क्या किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। और आमाशय से
अपचित पदार्थ का निष्कासन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृक्क या गुर्दा से यूरिया का निष्कासन होता है। त्वचा से अपशिष्ट पसीने का निष्कासन होता है। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का। लीवर द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। और आमाशय से या मलाशय कह सकते हैं इसको, आमाशय नहीं, मलाशय से या मल परित्याग से अपचित भोजन जो है उसको या अपचित पदार्थ को बाहर। अब हम पढ़ेंगे भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण जो है, भोजन को खराब होने से यानी शीघ्र खराब होने से बचाना ही क्या है, भोजन का संरक्षण कहलाता है। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन जो है कैसे किया जाता है, तो इसको विभिन्न तरीक़ों से करते हैं। जैसे कि फल और सब्जी है तो रेफ्रिजरेटर में रख करके इसको प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद अगर कोई पत्तेदार शाक है तो गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं। आलू, प्याज, लहसुन है तो उसे खुले स्थान पर छोड़ करके प्रिजर्व रखा जाता है। कुछ फल और सब्जियां को अचार के रूप में तब्दील करके संरक्षित रख सकते हैं। दूध को पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षित रख सकते हैं। लुई पाश्चर ने इसका खोज किया था, पाश्चुरीकरण का। तो दूध को किस तरीके से कुछ टाइम के लिए संरक्षित कर सकते हैं, पाश्चुरीकरण के द्वारा। इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए उबाला जाता है। उसके बाद ठंडा करके थैलियों में रखा जाता है। भोजन पकाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हम लोगों को पता है, जैसे कि दाल चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, काटने से पहले धो सकते हैं। भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं भी पकाना चाहिए। भोजन को सदैव ढककर जो है पकाना चाहिए। भोजन पकाते समय उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये सब कुछ तरीके हैं भोजन बनाने के। उसके बाद अब हम क्षेत्रीय व्यंजन की बात कर लेते हैं। इन सब से क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाता है, तो छोटी छोटी बात है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्षेत्रीय व्यंजन जैसे कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। जैसे कि तटीय क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र में मछली चावल ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। दक्षिणी भारत के लोग जो है नारियल का तेल भोजन में प्रयोग करते हैं। उत्तर भारत के लोग जो है रोटी और चावल खाना पसंद करते हैं। कुछ हम नोट्स देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि केरल में टैपियोका, कौन सा, केरल में एक टैपियोका और नारियल बहुत मात्रा में उगते हैं। इस कारण वहाँ के लोग जो है अपने खाने में इसका प्रयोग अधिक करते हैं। कौन कौन चीज़, एक तो नारियल हो गया, केरल की बात है, और टैपियोका और नारियल बहुत ज़्यादा उपज होता है इसका, इसीलिए खाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिंगहुफेन, याद रखना है दोस्तों, कौन सा, लिंगहुफेन। यह जो है सांप का मांस होता है। लिंगहुफेन सांप का मांस होता है, जो हांगकांग के लोग इसको चाव से खाते हैं। क्या चीज़ का मांस खाते हैं, सांप का मांस। हांगकांग के लोग चाव से खाते हैं। सांप का नाम है लिंगहुफेन। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। भारत के कुछ राज्यों और उससे संबंधित व्यंजनों को हम निम्न सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत के कुछ राज्य हैं और खाद्य पदार्थ या व्यंजन क्या क्या खाया जाता है, कौन कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है, उसको देखते हैं। बिहार है, बिहार में लिट्टी चोखा, खूबी की लाई, लाई तो हमने खाई है, लेकिन खूबी की लाई क्या होती है, क्या आप लोगों ने खाया है? कमेंट में लिख सकते हैं खाया है तो।
मैंने तो लाई खाई है, चूड़ा की लाई, तिल की लाई। अब ये खूबी की लाई क्या होती है? उसके बाद चावल दाल सब्जी, ये सब जो है बिहार में खाया जाता है, बिहार में प्रसिद्ध है। उसके बाद गोवा जो है, गोवा में मछली, नारियल तेल में तले हुए मछली खाया जाता है। हरियाणा में बाजरा, खिचड़ी, कढ़ी पकौड़ा। तो अगर आप कभी हरियाणा जाते हैं तो वहाँ का बाजरा का खिचड़ी प्रसिद्ध है, खा लीजिएगा आप लोग। जिसको कढ़ी चावल खाना होगा कढ़ी चावल खाइएगा। तो हरियाणा का जो है बाजरा खिचड़ी और कढ़ी चावल प्रसिद्ध है। गुजरात की बात करें तो ढोकला तो मैंने खाया है। उसके बाद खांडवी, लेमन राइस भी खाया जाता है और खांडवी खाया जाता है। ढोकला कहाँ पे? गुजरात में। तो याद रखिए, और अगर मौका मिले जाने का एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो वहाँ पर जाकर ये सब व्यंजन ढूंढ सकते हैं खाने के लिए। ढोकला, अगर गुजरात जाते हैं तो ढोकला खाइए, खांडवी खाइए, लेमन राइस खाइए, ये सब प्रसिद्ध है वहाँ का व्यंजन। असम में मसोड़ टेंगा जो है मछली का नाम है। उसके बाद बांस चावल, ये असम में खाया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, तवक भाजी भेड़ का मांस होता है, और कलाडी पनीर, राजमा, कहवा, ये सब जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। तवक भाजी भेड़, कलाडी पनीर, राजमा, कहवा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो व्यंजन प्रसिद्ध है, भुट्टे की खीर। तो अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाते हैं तो भुट्टे की खीर अवश्य खाइए। मकई जो होता है उसी को भुट्टा बोला जाता है। तो भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है। झारखंड में रुगरा बोला जाता है मशरूम को। उसके बाद मडुआ रोटी काला जो होता है, मडुआ रोटी बिहार में भी खाया जाता है और झारखंड में ये प्रसिद्ध है मडुआ रोटी। उसके बाद रुगरा यानी मशरूम। नागालैंड की बात करें तो बांस के कौपल यहाँ का मुख्य व्यंजन है। मोमोज मुख्य व्यंजन है नागालैंड के। महाराष्ट्र का है शाक पूड़ी, बड़ा पाव भाजी। शाक पूड़ी, बड़ा पाव भाजी। अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो ये सब ज़रूर खाइए, वहाँ का ये व्यंजन बहुत ही फेमस है। शाक पूड़ी, बड़ा पाव और पाव भाजी। पंजाब, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये पंजाब में प्रसिद्ध है। मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये तो हम लोग बिहार वासी भी खाते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग। सरसों का साग तो बिहार में भी फेमस है, लेकिन पंजाब में होटल में भी मिल जाएगा। उड़ीसा में छेना पोड़ा जो खाया जाता है उड़ीसा में। राजस्थान की बात करें तो मलाई घेवर और चूरमा बाटी राजस्थान में। राजस्थान जाइए तो मलाई घेवर और चूरमा बाटी ज़रूर खा करके आइएगा। मेघालय में तुगतप यानी मछली की चटनी होती है, तुगतप कहा जाता है। मेघालय में खाया जाता है मछली की चटनी, जिसको क्या कहा जाता है? तुगतप। मेघालय याद रखना है, माशिनराम मेघालय, वहाँ पे तुगतप यानी मछली की
चटनी खाई जाती है। पश्चिम बंगाल में जैसे दाब छिनगड़ी, जिसको झींगा मछली झींगा मछली को कहते हैं दाब छिनगड़ी, रसगुल्ला, संदेश, ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। अगर आप लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ तो खाना होगा तो खा लीजिएगा लाल चींटी की चटनी। उसके बाद केरल में अविले यानी मिश्रित सब्जी खाया जाता है, या टैपी थोका खाया जाता है। केरल में मिश्रित सब्जी, केरल में सबसे अच्छा चीज़ खाया जाता है मिश्रित सब्जी। उसके बाद त्रिपुरा में बेड़मा किसको कहते हैं? मछली की कुछ बना हुआ होगा, उसी को बेड़मा कहा जाता है। त्रिपुरा में बेड़मा। तो अगर आप लोग कुछ खाए हैं इसमें से तो कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर गए हैं किसी राज्य में और इन सब चीज़ों फेमस चीज़ में से कुछ खाए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य और रोग, अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य और रोग में क्या अंतर है। जब कोई भी मनुष्य शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक रूप से खुशहाल जीवन व्यतीत करता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ ना हो तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है बीमार है। तो यही अंतर है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से खुश तो स्वस्थ, और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से दुखी तो बीमार। अब जो है बीमारी दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है, एक उपार्जित बीमारी होती है। जन्मजात जो बीमारी होती है वो जन्म से ही बच्चों में लक्षण दिखने लगते हैं, और उपार्जित बीमारी ये वातावरण में आकर के व्यक्ति में होता है। जैसे जन्मजात वाली बीमारी हो गया हीमोफीलिया, वर्णांता, ये सब बीमारी जन्मजात होती है, जेनेटिक होती है। और उपार्जित बीमारी जो है जैसे कि पेचिस हो गया, काली खांसी हो गया, छोटी माता हो गया, डेंगू, मलेरिया, ये सब हो गया उपार्जित रोग। अब जो उपार्जित रोग होता है दो तरह से होता है, एक तो संक्रामक रोग होता है और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक रोग जो है बहुत सारा होता है। जैसे असंक्रामक रोग में कुछ जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता, ये सब जो है असंक्रामक रोग में आएगा। संक्रामक रोग में बहुत सारा रोग है, जैसे कि जीवाणु जनित होता है, फिर संक्रामक रोग विषाणु जनित भी होता है, प्रोटोजुआ जनित होता है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं तो कौन कौन से रोग है जीवाणु जनित, यानी जीवाणु से होने वाला रोग जो है डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनस हो गया, काली खांसी, कुष्ठ या कोढ़ भी कह सकते हैं, टाइफाइड हो गया, निमोनिया, हैजा, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। उसके बाद क्षय रोग भी है और गोनेरिया भी है। इस प्रकार का रोग जो है जीवाणु से होता है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा और दिमाग में भी रहेगा। चूँकि हमें कथन के रूप में चूज़ करना होगा कि कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक के माध्यम से एक सेंटेंस को याद रखेंगे। मात्र इस सेंटेंस को याद रखिए, डीप सिटी का कुटनी है। क्या याद रखना है? डीप सिटी का कुटनी है। छोटा सा सेंटेंस है, आपको याद रखना है, डीप सिटी का कुटनी है। अब देखिए डी से हो गया, इसमें सारा बीमारी आ जाएगा, दो इसमें शामिल नहीं है, इसको अलग से याद रखिए। क्षय रोग और गोनेरिया ये भी जो है जीवाणु से होता है। डीप से हो गया, डी से हो गया डिप्थीरिया, प से हो गया प्लेग, डिप्थीरिया, प्लेग, जीवाणु जनित रोग। उसके बाद सी से हो गया सिफिलिस, और टी से हो गया टिटनेस, का से हो गया काला खांसी, कू से हो गया कुष्ठ, ट से हो गया टाइफाइड, नी से हो गया निमोनिया, और
हाय से हो गया हैजा। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं डीप सिटी का कुटनी है तो जीवाणु जनित सारा रोग याद रहेगा। बस 2 रोग जो है याद रखना है, क्षय रोग और गोनोरिया रोग जो है ये भी जीवाणु से ही होता है। उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया है। अब हम नोट की बात कर लेते हैं, कुछ जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हैजा जो है दूषित जल और खाने से फैलता है। अगर हम दूषित जल पी लेते हैं या भोजन खा लेते हैं तो उससे हैजा फैलता है। प्लेग जो है चूहों से फैलता है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।